नमस्ते टीमर्स, आज तारीख है 27 मई 2020। चलिए देख लेते हैं आज हमें कौन कौन से आर्टिकल डिस्कस करने हैं। आर्टिकल के डिस्कशन से पहले हम कार्टून का जिस्ट समझेंगे। कार्टून में यहाँ पर क्या बताया क्या जाता है कि जो हमारे माइग्रेंट वर्कर हैं, कह रहे इनसे भी सोशल डिस्टेंसिंग किसने किसने बना रखी है। मेन जो नौकरी है, माइग्रेंट वर्कर के हाथ से नौकरी जा चुकी है। क्वारंटाइन के लिए जो शेल्टर होम है, इनके लिए वो प्रॉपर तरीके से अवेलेबल नहीं है। ठीक, और यूजुअली जो राशन पानी मिलता है वो भी इनसे काफ़ी दूरी पर है। ये अपने साथ लेकर के तो जा रहे हैं, लेकिन कितने कितने टाइम का बैकअप हो सकता है कि अगर यात्रा इनकी 10 दिन की 15 दिन की होगी तो ये 5 kg राइस और 1 kg चना कितना मतलब कब तक चलेगा, पॉसिबल नहीं है। इनके लिए जो श्रमिक ट्रेन चलती है, कह रहे उसका भी कुछ अता पता नहीं है। तो इस पूरे कार्टून में बात सिर्फ इतनी सी है कि एक माइग्रेंट वर्कर से मीन सोशल डिस्टेंसिंग के नाम पर जो उनकी बेसिक नीड होती है वो भी उनसे दूर होती गई है। ठीक, तो इसीलिए यहाँ पर मार्किंग करके यही दिखाया गया है कि किस प्रकार से श्रमिक ट्रेन होती हैं, वो राशन हो गया वो, और जो हेल्थ की फैसिलिटीज़ हुई वो कितना डिस्टेंस में है उनके। पहला आर्टिकल जो डिस्कस करने के लिए हमारे पास है वो लिटिल बिट फिलोसफिकल है। इसमें ना ही किसी प्रॉब्लम की बात की जाती है, ना ही किसी सोल्यूशन की बात की जाती है। इसमें सिंपली चीज़ों को सेंसिटाइज करते हैं कि मीन बुद्धा के टाइम की जो फिलॉसफी है कि ह्यूमन कि एक इंसान जन्म लेता है तो उसे तकलीफ तो होगी होगी, उसे सफ़र तो होगा ही होगा। ठीक, फिर उसको कोविड-19 से कंपेयर करेंगे तो एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट नहीं है। बस सिर्फ इसमें शोक व्यक्त करते हैं, जैसे कि अगर किसी को चोट लग जाए तो लोग कहते बेचारे को चोट लग गई। तो सिंपली इस पूरे आर्टिकल में इतना इतना बड़ा सा आर्टिकल लिखा गया है, लेकिन इसमें केवल इतनी सी बात की गई कि बुद्धा की फिलॉसफी क्या थी, बुद्धा ने कॉज ऑफ द सफरिंग क्या बताया हुआ है, कि लोग सफ़र करते क्यों हैं, लोगों को फीलिंग क्यों आती है कि लोग सफ़र कर रहे हैं। ठीक, तो कोई माइग्रेंट वर्कर है, अब कोई अपने बच्चे के साथ है, कोई ऑन द रोड डिलीवरी दे रहा है, राइट। तो अलॉट ऑफ थिंग कि काफ़ी चीज़ें घट रही हैं और राइटर चीज़ों को लेकर के सेंसिटाइज होते हैं। ठीक, तो रेलिवेंट नहीं है कुछ भी इसमें समझने के लिए, बस इतना बताना था कि इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है। हमारे पास सेकेंड आर्टिकल है डिस्कस करने के लिए, वो इंडिया की आइडियोलॉजी और फिलॉसफी पर डिपेंड करती है। ठीक, तो इंडिया की आइडियोलॉजी क्या है कि इंडिया को बोला जाता है कि एक सेक्युलर कंट्री है। सेक्युलर मतलब ये हुआ कि आप किसी भी एक पर्टिकुलर रिलीजन या पर्टिकुलर किसी भी पर्सन को या पर्टिकुलर किसी कम्युनिटी को आप फेवर नहीं करोगे। बात की जाती है यहाँ पर आइडियोलॉजी ये पंडित जवाहरलाल नेहरू की, चूँकि पंडित जवाहरलाल नेहरू को 56 साल हो गए हैं, राइट। तो अभी 56 साल के बाद जब उनकी एनिवर्सरी वगैरह जब मनाई जा रही है तो राइट नाउ उन्हीं की आइडियोलॉजी के बारे में बात की जाएगी। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को क्रिटिसाइज़ किया जाता है कुछ बातों पर, जैसे उनको उनको ये बोला जाता है कि उन्होंने मतलब एक हिंदू बाहुल्य देश के वो प्रधानमंत्री रहे थे, लेकिन उस हिंदू बाहुल्य आबादी के लिए, चूँकि यहाँ पर लोकतंत्र है तो लोकतंत्र में लोगों का ही शासन होता है। जब एक बड़ी पॉपुलेशन हिंदू से बिलोंग करती है, हिंदुज़म को बिलोंग करती है, तो आपके जो स्टेप्स थे वो हिंदुज़म के अकॉर्डिंग नहीं थे। पहला क्रिटिसिज्म ये होता है। दूसरा क्रिटिसिज्म ये होता है कि जब पूरी इंडिया का इंटीग्रेशन हो रहा था तो एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर बाकी सारे स्टेट को, प्रिंसली स्टेट को सरदार वल्लभ भाई पटेल ने देखा था, जो आज पूरी तरह से भारत का हिस्सा थे। ठीक, लेकिन जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया क्या कि बोला कि जम्मू एंड कश्मीर वाला केस हम देखेंगे, तो उसमें जम्मू एंड कश्मीर वाले केस में क्या हुआ, पूरी तरह से डिस्प्यूट है जो आज जाकर के रिजॉल्व हुआ है। स्टिल अभी तक रिजॉल्व नहीं हो पाया है क्योंकि पीओके में कुछ एक सीमा तक मीन पाकिस्तान के पास कश्मीर है। ये उनके पंडित जवाहरलाल नेहरू के क्रिटिसिज्म पर बात की जाएगी। दो बातें हो गई कि पहली बात तो वो सेकुलरिज्म को फॉलो करना चाहते थे, सोशलिज्म को फॉलो करना चाहते थे, राइट। और उनके अगर फेवर की बात करें तो पंडित जवाहरलाल नेहरू की तारीफ़ किस बात के लिए की जाती है, तो लोग उनकी तारीफ़ करते हैं कि ये साइंटिफिक अप्रोच के मीन करता धरता थे। मीन जो मिथ होते हैं, रामायण हो गया, महाभारत हो गया, जो इस तरह के ग्रंथ हुआ करते थे, इन पर मेथोडोलॉजी पर पूरी तरह से वो डिनाई करते थे। वो चाहते थे कि इंडिया का पिलर होना चाहिए वो साइंटिफिक बेस पर होना चाहिए, और इंडस्ट्रीज़ को इम्प्रूव करने के लिए उनको उनके बारे में बोला जाता है कि उन्होंने इंडस्ट्रीज़ को इम्प्रूव किया। ये तो उनके बारे में बोला गया कि उन्होंने वो क्या कहते थे और उन्होंने क्या माना। ठीक, अब बात ये आती है कि इस पूरे सिनेरियो में
उनके सेकुलरिज्म को, उनकी सोशोलॉजी को, उनकी आइडियोलॉजी को आज की कॉन्टेक्स्ट में अगर हम कंपेयर करें कि आज क्या चल रहा है राइट नाउ और उस टाइम पे क्या सिनेरियो था, तो उसमें क्या पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या ऐसा कोई डिसीजन ले सकते थे। जैसे एक इसमें इवेंट की बात की गई है, इस पूरे आर्टिकल में एक कहानी बताई गई है। कहानी कुछ ऐसी है कि सरदार की आज़ादी के पश्चात तो सोमनाथ मंदिर था, तो सोमनाथ मंदिर के निर्माण के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बोला था कि भारत सरकार पैसा देगी, भारत सरकार खर्च करेगी। लेकिन होता क्या है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू और गांधी जी जैसे ही उनके कॉन्टेक्स्ट में ये वाली बातें आती हैं कि एक पर्टिकुलर रिलीजन के किसी मंदिर को, जो कि एक मुस्लिमों ने 11वीं शताब्दी में उसे नष्ट कर दिया था सोमनाथ मंदिर को, तो भारत सरकार पैसा देने वाली है। तो महात्मा गांधी का क्या क्या बोलना था, गांधी जी ने बोला कि नहीं, भारत सरकार पैसा नहीं देगी किसी भी धर्म के या किसी भी चीज़ के जीर्णोद्धार के लिए, ये पब्लिक को खुद से ओन करना पड़ेगा। अगर अगर सोमनाथ मंदिर का वापस से पुनर्निर्माण करवाना है, जीर्णोद्धार करवाना है, तो उस क्या करना होगा कि पब्लिक से आप पैसा इकट्ठा करो, आप करो, गवर्नमेंट पैसा नहीं देने वाली है। जबकि सरदार वल्लभ भाई पटेल और राजेंद्र प्रसाद का क्या बोलना था, वो मानते थे कि एक हिंदू हिंदू बाहुल्य कंट्री है, तो करना क्या चाहिए कि उन्हें सपोर्ट करना चाहिए कि ऐसे मॉन्यूमेंट्स हुए तो उनके लिए क्या क्या करना चाहिए कि गवर्नमेंट को पैसा पे करना चाहिए। इस आर्टिकल में एक स्टोरी यही इंगित किया हुआ है। फिर नेहरू की फिलॉसफी और नेहरू की आइडियोलॉजी जो सोशलिज्म वगैरह पर है, उस पर कहते हैं कि आज के कॉन्टेक्स्ट में भी सही है। आर्टिकल में बताते हैं कि आज के कॉन्टेक्स्ट में भी सही है, क्योंकि इंडिया अगर किसी एक फेवर में या किसी एक रिलीजन के बेस पर होता, तो जो आज इसकी सॉफ्ट पावर है पूरे वर्ल्ड में, करे मे बी पॉसिबल कि ना होती, राइट। तो इस पूरे आर्टिकल में यही इतनी बात की गई थी, इससे ज़्यादा का इसमें कुछ रेलेवेंसी है नहीं। बस इतना समझना होता था कि जब इंडिया आज़ाद हुआ था तो क्या इंडिया सेकुलर था या सोशलिज्म था, मीन किस प्रकार की आइडियोलॉजी उस वक्त चल रही थी, बस इतना इसमें समझना था। हमारे पास नेक्स्ट आर्टिकल है डिस्कस करने के लिए, ये ऑयल प्राइसेस पिकल्स की बात करते हैं। बात क्या करते हैं कि ऑयल प्राइसेस क्या हुई हैं कि पूरी तरह से गिरी हैं, मीन $20 पर बैरल पे ऑयल की प्राइसेस आ गई थी। लेकिन गवर्नमेंट ने क्या किया कि उसे कंज्यूमर तक जाने नहीं दिया, कि कंज्यूमर को सस्ता पेट्रोल मिलने नहीं दिया। इसमें एक आंकड़े की बात की जाती है कि एक पेट्रोल को एक जगह से, क्रूड ऑयल को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में, मीन जो फ्रेट पर जो खर्चा आता है, जो लाने और ले जाने में जो खर्चा आता है, उसका 1.8 टाइम्स इन्होंने क्या किया कि एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दिया। मतलब कि अभी तक की हिस्ट्री में 20 साल के इतिहास में इतना ज़्यादा रेवेन्यू, इतना ज़्यादा टैक्स कभी इम्प्रूव नहीं किया गया था क्रूड ऑयल पर, राइटर। इसी की बात करते हैं। इसमें एक और फेनामेना है जो डिस्कस करने के लायक है, वो ये है कि इंडिया का जो ऑयल रिजर्व है वो पूरी तरह से मीन भर गया है। तो इंडिया ने क्या किया, इंडिया ने डिसीजन लिया कि वो अमेरिका से बात करेगा कि उनके जो ऑयल रिजर्व हैं वो वहाँ पर उन्हीं से ऑयल खरीदेंगे, क्योंकि इस समय ऑयल की प्राइसेस गिरी हुई हैं, तो उन्हीं से ऑयल खरीद करके उन्हीं के यहाँ स्टोर कर देंगे, क्योंकि इंडिया का जो स्ट्रेटेजिक वो है रिजर्व है वो भर चुका है। क्योंकि इंडिया की इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि एक बड़े पैमाने पर ऑयल को परचेस करे और अपने बुरे वक्त के लिए वो रिजर्व करके रख सके। जबकि अगर चाइना की बात करें, जापान की बात करें, तो इनके पास कई मिलियन टन में क्रूड ऑयल को परचेस करके और उसे रिस्टोर करने की कैपेबिलिटी है, बट इंडिया के पास नहीं है। ठीक, तो ये वाला आर्टिकल डिस्कस हो गया। हमारे पास नेक्स्ट आर्टिकल है डिस्कस करने के लिए। बात करते हैं कि अमेरिका के राष्ट्रपति के बारे में बात की जाती है कि अमेरिका के राष्ट्रपति जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहा है, तो उनके लिए एक कॉमन फैक्टर दिख रहा है उनको कि चाइना, कुछ भी हो वो चाइना के लिए आप दोषी ठहरा सकते हो, कि चाहे वो जियो पॉलिटिकल सिनेरियो चल रहा हो। क्योंकि एक साइकोलॉजिकली अमेरिका में करीब 1 लाख लोगों की मौत हो चुकी है इस कोविड-19 से। तो कह रहे हैं ये साइकोलॉजिकली बहुत ही ज़्यादा प्रेशर बढ़ाने वाला आंकड़ा है कि अगर अमेरिका जहाँ पे 10 लोग 15 लोग मर जाते थे तो वहाँ पर बवाल हो जाता था, बट राइट नाउ वहाँ पर 1 लाख लोग मर गए केवल कोविड-19 से। तो डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर बहुत बड़ा प्रेशर है। तो बार बार अपने जितने भी कंपेन होते हैं तो उसमें चाहे वो हो चाहे उनके विरोधी दल हो, कह रहे दोनों चाइना को ही वो क्लेम करने की कोशिश करते हैं कि इसका जो भी कारण है वो मैं नहीं हूँ, वो चाइना है, राइट। तो इस वाले आर्टिकल में यही बात करते हैं कि एक कॉमन फैक्टर चाइना है, और चाइना को डिटेन करने के लिए अब वो देखने वाली बात है कि जब इलेक्शन कंप्लीट होता है कौन रूलिंग में आता है और वो क्या डिसीजन लेते हैं अगेंस्ट द चाइना। ये वाला भी आर्टिकल डिस्कस हो गया। नेक्स्ट आर्टिकल है हाउ इंडिया कैन बिकम द सेल्फ रिलायंट। क्योंकि हमने अभी भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए
पीएम मोदी ने डिसीजन लिया है। तो पीएम मोदी ने बोला क्या है कि हमें आत्मनिर्भर बनना है। तो अब आत्मनिर्भर बनने के लिए इंडिया का पास्ट रिकॉर्ड भी चेक करना होगा। क्योंकि हुआ क्या कि जैसे जैसे रिवोल्यूशंस आते गए, चाहे वो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन रहा हो, चाहे वो आईटी की क्रांति रही हो, तो इंडिया उन चीज़ों को भुना नहीं पाया है। ठीक, अभी राइट नाउ क्या कर रहा है, अभी फोर्थ रिवोल्यूशन की बात करते हैं लोग कि चौथा रिवोल्यूशन आ रहा है, पांचवा रिवोल्यूशन आ रहा है, राइट, कि 5G टेक्नोलॉजीज हो गई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गए। तो आने वाला समय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है। राइटर यहाँ पे कंपेयर क्या करते हैं, कहते हैं कि जो और भी एशियन कंट्रीज़ हैं, अगर हम ताइवान की बात करें तो ताइवान ने रोबोटिक्स पर बहुत अच्छा काम किया हुआ है, तो उनकी रोबोटिक टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है। और अगर सिंगापुर की बात करें तो उन्होंने क्या किया कि लो वेज में और सप्लाई चैन में बहुत अच्छा काम किया हुआ है, तो इसकी वजह से वो सेल्फ रिलायंट हो पाए हैं। फिर अनदर कंट्री की बात करते हैं कि अगर हम जापान की बात करें तो कह रहे जापान वाले बहुत हार्ड वर्किंग है और उन्होंने ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में और इवन जो इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट होते हैं कर उसमें बहुत अच्छा काम किया हुआ है। तो जापान हो गया, साउथ कोरिया हो गया, सिंगापुर हो गया, ताइवान हो गया। तो इन सारी कंट्रीज से कंपेयर करके फिर इंडिया की बात करते हैं कि इंडिया अभी तक की रिवोल्यूशन में तो फ़ायदा नहीं उठा पाया है, लेकिन जो चाइना का टारगेट है कि 2035 तक 5G टेक्नोलॉजी और इंटरनेट ऑफ थिंग्स में एक लीड हासिल करने के लिए कर इंडिया के पास भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो इसमें भी लीड हासिल कर सकता है। फिर इंडिया के फेवर की बात करेंगे कि अच्छा अगर इंडिया अगर अपॉर्चुनिटी को गेन करना चाहे तो कहाँ पर गेन कर सकता है। तो इंडिया के फेवर में कौन कौन सी चीज़ें हैं, तो इसमें कुछ बुलेट पॉइंट बताए जाते हैं कि सोलर पैनल हो गया, अगर इंडिया अगर सोलर पैनल पर काम करें तो इसमें एक लीडिंग टेक्नोलॉजी के रूप में ये उभर करके आ सकता है। फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं कि इंडिया के पास खुद का आई का कम्युनिकेशन और इवन चिप बिल्डिंग के लिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है। अगर इंडिया अगर चाहे तो इसमें भी लीड रोल में हासिल कर सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको तो लीड करना पड़ेगा किसी न किसी टेक्नोलॉजी पे, किसी न किसी चीज़ पर आपको परफेक्शन तो लेना ही पड़ेगा, सो दैट कि पूरी दुनिया आपको उसी के नाम से जाने। क्योंकि इंडिया की जो जेनरिक मेडिसिन हो गई और जो फार्मास्यूटिकल्स कंपनीज हो गई, कहीं पूरे वर्ल्ड में जाने जाती हैं कि अगर सबसे सस्ती दवाएं अगर किसी को चाहिए तो वो इंडिया से परचेज करता है, ना कि अमेरिका से या चाइना से परचेज करता है। तो उसी तरह से सोलर पैनल हो गया, तो अगर इंडिया इस पर भी काम कर सकता है। ठीक, तो जिससे वो सेल्फ रिलायंट हो जाएगा, जब उसके पास एक बड़ा रिजर्व आएगा तो वो उस प्रकार के फिनेंशियल डिसीजन भी लिए जा सकते हैं। और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को इम्प्रूव करने के लिए राइटर और आगे क्या बताते हैं, कहते हैं कि जिस प्रकार से टेक्नोलॉजी को इम्पोर्ट किया जाता था, तो हमें करना क्या चाहिए, ना केवल टेक्नोलॉजी को इम्पोर्ट करना चाहिए बल्कि उनसे उसका पेटेंट लेना चाहिए और उसे मैन्युफैक्चर भी करना चाहिए। तो जिससे होगा क्या कि इंडिया सेल्फ रिलायंट हो जाएगा। इसमें जानने वाली बात सिर्फ इतनी सी है कि इंडिया किन किन चीज़ों में लीड रोल ले सकता है, और चाइना, सिंगापुर या जो अनदर कंट्रीज़ हैं वो किन किन चीज़ों में हमसे ज़्यादा बेहतर है, उसी पर बात की जाती है। ये वाला भी आर्टिकल डिस्कस हो गया। नेक्स्ट आर्टिकल है अ टाइम फॉर रिफॉर्म इन कोर्ट्स। ये कोर्ट की बात करते हैं, कहते हैं कोर्ट की प्रोसीडिंग में होता क्या है यूजुअली कि एक पर्सन आता है, केस को फाइल कर देता है और उसके डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं होते हैं, तो एडवोकेट कहता क्या है कि अभी हमारे पास, जज साहब हमारे पास डॉक्यूमेंट है नहीं और हमें थोड़ा सा समय दे दिया जाए या इतना समय दे दिया जाए। तो एक बार होता क्या है कि जो जो मतलब दोनों पार्टी उसी पेपर के चक्कर में बोलते हैं कि हमें इतना डिले हो जाना चाहिए। तो राइटर कहते हैं क्या है कि इसकी वजह से प्रॉब्लम बहुत आती है। कह रहे कोर्ट में जब हियरिंग बढ़ती जाती है, जब डेट्स बढ़ते जाते हैं तो इसकी वजह से इश्यूज़ बहुत आते हैं। और आज के समय में बहुत ही मिनिमम मतलब 10 केस 15 केस ही सुने जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट वगैरह में। तो करना क्या चाहिए कि ऐसे केसेस में इसका सोल्यूशन क्या है कि अगर कोई डॉक्यूमेंट वगैरह की वजह से अगर केसेस अगर डिले हो रही हैं तो एक काम कर सकते हैं कि हम 15 दिन पहले ही हम किसी पर्टिकुलर पर्सन को बोल दें कि आप अपने पूरे डॉक्यूमेंट को आप सबमिट करोगे, और एक कोर्ट का एक मेंबर उसके पूरे डॉक्यूमेंट को चेक करेगा कि जितनी भी रिक्वायर्ड चीज़ें हैं क्या आपने उसे सबमिट कर दिया है। और अगर आपने सबमिट कर दिया है तो वही केस क्या होगा कि वो हियरिंग में जाएंगी। अदरवाइज कोर्ट का समय बर्बाद होता है। अगर हम ऐसा करने में अगर सफल हो पाते हैं, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा सा बेहतर करना पड़ेगा। जो हमारे सब कोर्ट्स हैं, कह रहे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में तो आईटी को तो हम ठीक कर सकते हैं, कह रहे बिकॉज क्योंकि वो मेजर कोर्ट है, बहुत कम कोर्ट है। लेकिन अगर जो हमारे सब ऑर्डिनेट कोर्ट हैं, अगर हम वहाँ पे डॉक्यूमेंट के सबमिशन को अगर हम ऑनलाइन कर दें, ठीक, और बिना पर्टिकुलर किसी केस में वहाँ पर एक प्रकार का रिस्ट्रिक्शन कर दें कि आप पर्टिकुलर केस में जितने भी डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करने हैं, अगर आप एक एट इंस्टेंट आप सबमिट कर दोगे,
ठीक, केवल प्रूफ हुआ, कुछ एविडेंस हुआ, केवल वही आप अलग से आप सबमिट कर सकते हो। तो जिससे होगा क्या कि कोर्ट की हियरिंग आगे नहीं जाएगी, नेक्स्ट डे के लिए जाएगी नहीं, तो कोर्ट का समय बर्बाद नहीं होगा और जिससे न्याय लोगों को जल्दी जल्दी मिल सकेगा। क्योंकि आने वाले समय में कर रहा है तो हमें सारा कुछ आईटी की मदद से ही है, तो जिससे हमारा टाइम भी सेव हो सके। तो इसी कोर्ट के रिफॉर्म की बात करते हैं। कहते हैं कि एक ऐसा पर्सन है या कोई अगर लॉयर है, अगर उसको ये सारी चीज़ें नहीं आती तो वो इन पर सीख सकता है, उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग हो सकती है, लेकिन हमें बिल्कुल लोअर लेवल पर जा करके इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने की आवश्यकता है। तो ये वाला भी आर्टिकल हमारा डिस्कस हो गया। तो जितने भी रेलिवेंट आर्टिकल थे डिस्कस करने के लिए वो सारे आर्टिकल डिस्कस हो गए हैं, कुछ भी और बचा नहीं है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।